जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड के चुनाव के बाद, उनके रिजल्ट्स आने के बाद आज सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में यह है कि क्या ये सरकार, जो केंद्र सरकार है, ये ऐसे ही चलती रहेगी? इसके जो दूसरे इंजन की सरकारें हैं, क्या ऐसी ही चलती रहेंगी? और देश के राजनीतिक गतिविधियों पे क्या असर पड़ने वाला है? और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की तारीख में है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, और जो महाराष्ट्र में हुआ, कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है और क्या होने वाला है। अलग अलग तरह के सिग्नल्स मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की व्यू रचनाएं हो रही हैं, अलग अलग तरह के चक्रव्यूह रचे जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे जानकारों को, विशेषज्ञों को भी ये समझ में आने में बहुत मुश्किल हो रही है कि आखिर बिहार में खिचड़ी क्या पक रही है। सिग्नल्स बहुत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र से जैसे पता चला, महाराष्ट्र में आप लोग सब प्रत्यक्षदर्शी हैं। चुनाव के करीब 2.5 साल पहले शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, उनके सगे भतीजे अजित पवार को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे के खासम खास एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया। तो महाराष्ट्र की सत्ता पलट हुई और उन्हें, भारतीय जनता पार्टी को, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिल गए। पार्टी भी छिन गई, शरद पवार से भी छिन गई, उद्धव ठाकरे से भी छिन गई, क्योंकि चुनाव आयोग आप जानते ही हैं किस प्रकार से निष्पक्ष है। कितना निष्पक्ष है ये आपको पता है। लोकसभा चुनाव में जरूर महाविकास अघाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन क्योंकि सरकार वहां पे एकनाथ शिंदे की थी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी, तो मशीनरी का पूरा उपयोग हुआ, नाम जोड़े गए, काटे गए, जो भी हुआ सब कुछ हुआ, और उसके बाद वहां पे महायुति भीषण रूप से जीती और महाविकास अघाड़ी के पैर उखाड़ दिए गए। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एकनाथ शिंदे मिल गए और अजित पवार मिल गए, जैसे उन्हें हरियाणा में दुष्यंत चौटाला मिल गए थे, जैसे उन्हें पंजाब में अकाली दल एक पार्टी मिल गई थी, और उसके बाद कांग्रेस के अंदर अमरिंदर सिंह मिल गए थे, सुनील जाखड़ मिल गए थे, और बड़े बड़े कांग्रेस के नेता कश्मीर के अंदर गुलाम नबी आजाद मिल गए थे, महाराष्ट्र के अंदर अशोक चव्हाण मिल गए थे, बीआरएस तेलंगाना के अंदर, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर नीतीश कुमार, बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी, मतलब हर स्टेट के अंदर उन्होंने लोगों को चिन्हित किया और उन्हें पोच किया। अपनी वो पार्टी जो उनकी सहयोगी पार्टी थी उनको कमजोर किया, और जिनके कंधे पे बैठ के उस स्टेट के अंदर घुसे थे उसे बाहर किया धक्का मार के, और खुद बैठ गए। महाराष्ट्र चुनाव के पहले कहा गया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव तक एकनाथ शिंदे को सामने रखा गया, मराठा वोटों को लिया गया, लाडली बहन योजना का फायदा उठाया गया, चुनावी मशीनरी का फायदा उठाकर चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट भी 80% किया गया, और एकनाथ शिंदे और अजित पवार का भी किया गया, जिनका पार्लियामेंट इलेक्शन में एकनाथ शिंदे का तो स्ट्राइक रेट अच्छा था, लेकिन अजित पवार का केवल 25% था, और भारतीय जनता पार्टी का भी 35% था। लेकिन विधानसभा में सारी कसर पूरी कर दी गई, और उसके बाद ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र के अंदर पैदा कर दी गई कि वहां पर एकनाथ शिंदे भी अब कुछ करने में असमर्थ हैं, और अजित पवार भी कुछ करने में असमर्थ है, और उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है उनके पास कि भारतीय जनता पार्टी के कदमों में झुके रहें, वरना ईडी सीबीआई तो उनके दरवाजे में कभी भी खटखटा सकती। हर स्टेट के अंदर किया। तो अब प्रश्न ये उठ रहा था, पिछली बार बिहार विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार को जिस प्रकार से चिराग पासवान के माध्यम से कमजोर किया गया था, और चिराग पासवान तो पार्लियामेंट में 6 में से 5 सीट जीत गए, लेकिन विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार के ही जहां जहां कैंडिडेट खड़े थे वहीं वहीं चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट खड़े किए, जहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे नहीं खड़े किए, और नीतीश कुमार के खिलाफ वही कैंडिडेट लड़ाए जो भारतीय जनता पार्टी के दल से उनकी पार्टी में आए थे। तो इसका माने चिराग पासवान के कांटे से उन्होंने नीतीश कुमार का कांटा निकाल दिया। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अभी नीतीश कुमार को बाहर करना उचित नहीं है और मेजॉरिटी भी नहीं थी, तो उन्होंने एक टर्म और वेट किया, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया और धीरे धीरे नीतीश कुमार की पार्टी में अपने लोगों को प्लांट करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के सबसे खास आदमी थे आरसीपी सिंह। धीरे धीरे आरसीपी सिंह को मंत्री भी बनवा दिया नीतीश कुमार ने दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार में। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धोखा देना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम करने लगे। नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाल बाहर किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने पे बनाई थी कि अब तो नीतीश कुमार का काम वही करना है हमको जो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और शरद पवार का किया, और अपने पुराने सहयोगी बाला साहब ठाकरे की पार्टी का किया। वही काम उन्हें नीतीश कुमार के साथ करना था। अकाली दल भी पुराने सहयोगी थे, उनको भी निपटा दिया, इंडियन नेशनल लोकदल को भी निपटा दिया। अब बारी थी नीतीश कुमार को निपटाने की। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे खास आदमी संजय झा, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में ही थे, उनको जनता दल यूनाइटेड में प्लांट किया। संजय झा प्लांट हो गए, नीतीश कुमार के खास बन गए या बनाए गए। नीतीश कुमार ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। मैंने भारतीय जनता पार्टी से आए हुए व्यक्ति को, पुराने जेडीयू के लोगों को इग्नोर करके उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। दूसरे व्यक्ति लल्लन सिंह, जो नीतीश कुमार के पुराने मित्र हैं और सहयोगी हैं, वो केंद्र सरकार में केवल एकमात्र जेडीयू के मंत्री बने, वो लल्लन सिंह बन गए। अब ये दोनों एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कब बन गए किसी को पता ही नहीं चला। संजय झा भी भारतीय जनता पार्टी के थे ही, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलने लगे। लल्लन सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे और उनका सबसे ज्यादा आज की तरह जैसे आरसीपी सिंह ने फायदा उठाया था, उसी प्रकार लल्लन सिंह भी आज सरकार क्यों गिरने देंगे। तो जो भी जेडीयू वाले बीजेपी की पॉलिसी का विरोध करते हैं, लल्लन सिंह और संजय झा उसकी काट के रूप में जेडीयू के अंदर रहते हुए ही जेडीयू की पॉलिसीज का नाश कर देती। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिल गए हैं लल्लन सिंह और संजय झा के नाम से। पप्पू यादव ने, जो आज के तारीख में बिहार के अंदर एक स्ट्रांग फोर्स की तरह उभरे हैं और जिन्हें लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने भाव नहीं दिया था और उन्हें महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट नहीं बनाया था, वो इंडिपेंडेंट लड़े और इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट का इलेक्शन जीते। 6-7 बार धाक जमा चुके हैं, उनकी पत्नी को भी जिता चुके हैं, खुद भी जीत चुके हैं, तो धाकड़ नेता हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नीतीश कुमार असमर्थ हो गए हैं, इनको 3 जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में इनको घेर लिया है। उसमें संजय झा, लल्लन सिंह और केसी त्यागी। खैर, केसी त्यागी को तो प्रवक्ता के पद से हटा दिया, लेकिन संजय झा और लल्लन सिंह आज भी जमे हुए, और ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसी बिल्कुल महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे की और अजीत पवार की आज तक की तारीख में कर दी गई। और मुझे लगता है कि यही स्थिति करने की तैयार। अच्छा, इसमें जो कसर बाकी रह गई थी उसको और पूरा करने के लिए आरिफ मोहम्मद खान, जो केरला के गवर्नर थे, उनको बिहार का गवर्नर बना के भेज दिया। आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल एक तरह से घोषित वहां के वामपंथ की सरकार को परेशान करने के लिए उनका नाम लिया जाता है। माने हर तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह ज्यादा काम किया, एक गवर्नर की तरह कम काम किया, और वहां पे उन्होंने वामपंथ की सरकार को चलने में जितनी परेशानियां एलजी दिल्ली ने क्रिएट की उससे कम वहां नहीं क्रिएट की। जो धनखड़ साहब ने वेस्ट बंगाल में की उससे कम नहीं की। हो सकता है वो भी वाइस प्रेसिडेंट बनने का सपना देख रहे हो। लेकिन नीतीश कुमार को एक तो घेरा गया लल्लन सिंह और संजय झा के माध्यम से, और फिर आरिफ मोहम्मद खान को गवर्नर बना के और भेज दिया गया। लल्लन, अब ये नीतीश कुमार तो सब समझ रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि उनको चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया है और निकलने का कोई रास्ता। फिर जो बिहार के अंदर आज छात्रों का आंदोलन चल रहा है, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट हो रही है कि मुझे तो उसी प्रकार का परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है जैसा जेपी के आंदोलन में सन 74 में हुआ था।
1974। एक गुजरात में एक छोटे से मेस के मामले में एक आंदोलन शुरू हुआ था और पहले सबसे ज्यादा वो बिहार में फैला था, वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से वहां के पब्लिसिस्ट कमीशन के एग्जाम को कंडक्ट कराया गया और बच्चे वहां बैठे हुए हैं और उनको लाठी से पीटा गया और वहां पे पानी की ठंडी बौछारें उनपे की गई और बुरी तरह से बच्चों को 2 दिन के अंदर 2 बार पीटा गया, उससे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वही 1974 के आंदोलन की आगमन की आहट तो नहीं। और पप्पू यादव ने जाके जैसे बच्चों का साथ दिया और जिस प्रकार से पंजाब के बॉर्डर पर डल्लेवाल साहब 36वें दिन आज भूख हड़ताल पे हैं, कैंसर के पीड़ित हैं, मृत्युशैया पे हैं, और जिस प्रकार से सरकार उनको ट्रीट कर रही है और जैसे पिछले किसान आंदोलन में 13 महीने ट्रीट किया गया था और 700 किसानों की शहादत हुई थी, तो वही लग रहा है कि देश के अंदर अब वही परिस्थितियां बन रही हैं जो 1974-76 में बनी थी। उस समय घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है, लेकिन परिस्थिति भिन्न नहीं है। जिसके यहां बनाता है रेड कर देते हैं, जिसको बनाता है जेल में डाल देते हैं। चिराग पासवान जो अपने को भारतीय जनता पार्टी का हनुमान कहते हैं और जिनके भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जिन्होंने नीतीश कुमार को कमजोर किया, उनके भी खासम खास लोगों पे अब ईडी की रेड होने लगी है। इसका मतलब यह है कि परिदृश्य बिल्कुल साफ है और जो किसान आंदोलन पूरा पंजाब उन्होंने बंद कर दिया, बच्चों के ऊपर जैसे हुआ, बच्चे आंदोलन होने के बावजूद, सारे प्रतिबंधों होने के बावजूद सड़कों पे उतरे, प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार से बच्चों को धोखा दिया और पप्पू यादव ने जिस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, अब ये देखना होता है कि जो 1974 में हुआ था, क्या ये उसी का दोबारा वो घटना घटने वाली है, और क्या जैसे इंदिरा जी को 1977 में जनता ने हटाया था, आज उस प्रकार की परिस्थिति बनेगी। लेकिन वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में अंतर है। इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा के जरूर गलती की थी, लेकिन उसके बाद जब चुनाव कराया था तो लोकतांत्रिक ढंग से कराया था, उसमें बेईमानी नहीं कराई थी, हारना स्वीकार किया था। लेकिन इस सरकार के साथ वो ठीक नहीं होगा मेरे ख्याल से। मानना कि वो लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होने देंगे या बच्चों का दमन नहीं होगा और किसानों का दमन नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।